MS जादूगर और मेरे बड़े दादा चाचा ताऊ जी और मेरे भाई और मेरी मातृशक्ति छोटे भाई बहन, आप सभी को हाथ जोड़ के मेरे नमस्ते। जैसे मेरा गांव बालक है वैसे ही खान बहादुर भी जो ढाणी है वो भी मेरा गांव है। और जब भी मैं ऐसे मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं भाई जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपके सामने इस तरीके से मेरे को मिलने का मौका मिलता है। तो मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि मैं ऐसे इंटरेक्शन कर सकूं। और हमेशा मेरा ये मोटिव रहता है कि देखो, जो हमारे बड़े हैं हम उनको नहीं समझा सकते, उनसे तो हमें सीखने को मिलता है। बट जो मेरे सामने ये मेरी छोटी बहनें बैठी हैं और छोटे भाई बहन बैठे हैं, अगर इनके सामने मैं अपनी जर्नी बताऊं उनके सामने कि मैंने कैसे कैसे पड़ाव पार करके अपनी अचीवमेंट हासिल की है, तो अगर उससे कोई एक बच्चा भी आज आपके सामने रीना भट्टी खड़ी है, मैं चाहती हूँ कि इनमें से भी कोई एक लड़की आए और वो यहाँ पे बैठ के खड़ा होके बोले कि हाँ, मैं भी रीना भट्टी की उस कहानी से इंस्पायर होके और मैं आज यहाँ पे पहुँची। तो कितनी ऐसी लड़कियाँ निकलेंगी या कितनी ऐसी रीना भट्टी निकलेंगी। अभी भाई साहब बता रहे थे अनीता दीदी हैं, रिमन नैन हैं, हमारे आसपास कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा काम करें जिससे हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो, हमारे माँ बाप को पहचान मिले। उन्होंने हमें जन्म दिया, देखो हम उनका कभी भी एहसान या कभी भी नहीं भूल सकते हैं। हमारे जब तक हम जिंदा रहेंगे हम अपने माँ बाप का वो कर्ज कभी नहीं उतार पाएंगे। बट क्यों ना समाज के अंदर एक ऐसा कोई काम करें जिससे हमारे माँ बाप की पहचान हो। कोई बड़े परिवार से बिलोंग नहीं करती हूँ मैं, कोई बड़े परिवार से नहीं आती हूँ। मेरे पापा एक ट्रैक्टर मैकेनिक हैं, मम्मी हाउस वाइफ है। अगर मेरी कहानी, अगर आप ये सोचोगे कि मैं रीना भट्टी बोल रही हूँ तो नहीं, इस तरीके से आप सोचो ही मत। ये सोचो कि मैं आपके बीच में से निकल के ही बोल रही हूँ। और ऐसा ही है, मेरे पापा कितना कमा लेते होंगे, एक ट्रैक्टर मैकेनिक कितना कमा लेता है। और माउंट एवरेस्ट का सपना देखना तो बहुत दूर की बात है। 2008 तक अगर मैं बात करूं, मेरी 8वीं क्लास तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई है। उसके बाद काम पापा का हिसार में था तो हिसार में शिफ्ट होना पड़ा, तो आगे की पढ़ाई मेरी हिसार से ही चली। लेकिन हम 4 भाई बहन हैं तो पापा का इतना इनकम नहीं था कि वो ये कर सके कि आगे की पढ़ाई का मेरा खर्चा उठा सके। और हमारा भी फ़र्ज बनता है कि जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हम क्यों ना हमारे माँ बाप का थोड़ा सा बोझ हल्का कर दें। और उसी सोच के साथ में मैंने सोचा कि आगे की पढ़ाई अगर मेरे को करनी है, मास्टर कंप्लीट करनी है, तो क्यों ना मैं इसके साथ साथ में अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाऊं। और मैंने मात्र 3000 में 2009 में मैंने जॉब करना शुरू किया था। 3000 के अंदर सिर्फ ये कि आगे की पढ़ाई का खर्चा मैं खुद उठा लूँगी तो एटलीस्ट पापा को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। और जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी पढ़ाई के लिए ये हो जाएगा कि पापा के ऊपर बोझ नहीं आएगा इस चीज़ का कि मैं आगे इनको पढ़ाऊँ कैसे। लेकिन हमेशा मैंने ये चीज़ देखा है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी नहीं रोका किसी भी चीज़ के लिए। और मैं अपनी मातृशक्ति से भी यही कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे के अंदर मैंने एक चीज़ सीखी है। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि घर की जो जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर है, हमारी मातृशक्ति के ऊपर है। और जो बाहर की चीज़ें हैं वो हमारे पेरेंट्स के ऊपर हैं, जो हमारे पिता हैं। वो आपको कमाई लाके दे सकते हैं घर में, लेकिन घर को संभालना कैसे है। सबसे अच्छी मैनेजमेंट हमारे पास होती है, आपको पता है। हम सुबह उठते हैं और सुबह से शाम तक हर वो ज़रूरत का काम करते हैं। और उसी के अंदर हम अपनी जो मेरी ये छोटी भाई जो बहनें हैं इनको भी समझाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आज अगर कोई एक बच्चा अच्छा काम करता है गांव में, उसकी चर्चा हो ना हो, लेकिन अगर कोई लड़की ने गलत कदम उठा लिया तो उसकी 5 गांव तक वो चीज़ चलती रहती है कि अरे फलाने गांव में ये बात होगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे क्या कमी रह जाती है, हमारे माँ बाप कोई कसर नहीं छोड़ते
समझाने में या आपकी कोई भी ज़रूरत पूरी करने में। तो शायद मेरे पेरेंट्स ने भी यही सोचा होगा। कभी नहीं रोका उन्होंने, कभी नहीं ये कहा कि अरे तू लड़की है, तू ये मत कर। ज़माना बदलता जा रहा है, अपने बच्चों पे भी भरोसा करना शुरू करो। और उस भरोसे के दम पे 2019 में मैंने अमरनाथ यात्रा की थी और वहीं से मेरा जो पर्वतारोहण का जर्नी है, यात्रा है, वो शुरू हुई। और उसके बाद में जब मैंने माउंट किलिमंजारो किया। माउंट किलिमंजारो साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है और वो क्लाइम करने के बाद में एक न्यूज़ पर्सन ने मेरे पूछा कि अभी आगे क्या करना चाहती है। मैंने बड़ी खुशी खुशी बोल दिया कि अब तो मैं माउंट एवरेस्ट करूँगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि माउंट एवरेस्ट करने में एक पहाड़ तो मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, दूसरा है कि उसके लिए खर्चा उठाना। कम से कम 35 लाख रुपए मुझे चाहिए थे माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए। बड़ी खुशी खुशी बोल दिया कि अब तो माउंट एवरेस्ट करना है। लेकिन ये नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे फादर की इनकम इतनी नहीं है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 4 साल लगे मुझे। उस 4 साल में मैंने 70 घंटे के अंदर 6000 लद्दाख की 2 पीक क्लाइम की, जिसमें मैं हरियाणा की पहली लड़की बनी। और 2022 में एक कैंपेन चला था, हर घर तिरंगा, जो अभी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया है, फिर से हर घर तिरंगा। उसी कैंपेन को मैंने स्टार्ट किया था और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस ईस्ट और वेस्ट 24 घंटे के अंदर क्लाइम करा और भारत की पहली महिला मैं बन पाई। वहीं से थोड़ा हौसला मिला और आप जैसे मेरे जो बड़े हैं उन्होंने भरोसा करना शुरू किया कि लड़की कुछ तो करेगी। और ऐसे करके मेरी 35 लाख की जो फंडिंग थी वो कंप्लीट हुई और 2023 में मैं माउंट एवरेस्ट के लिए गई। बट 50 मीटर की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। जब आप क्लाइम करते हो तो एल्टीट्यूड प्रेशर आता है, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे वो जो वायु का प्रेशर है वो आपके शरीर पे आएगा। बहुत सारी एक एक सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। 7000 की ऊंची चोटी जब हम लोग क्लाइम करते हैं तो ऑक्सीजन हम लेते हैं और उसके बदौलत हम लोग क्लाइम करते हैं। ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है, हार्ट बीट ऐसे अगर भागते रहोगे तो अगर एक कुत्ते बहुत तेज़ भाग के आता है और सडनली आपके पास में रुक जाता है तो उसकी धड़कनें बहुत तेज़ होती हैं। हमारी एक एक सांस में वो ऐसी धड़कनें तेज़ होती हैं और फिर भी हम 90 डिग्री पे उस -50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर क्लाइम करते हैं। ये सब होता है सिर्फ आप सबकी दुआओं की वजह से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी मेहनत ही काम आएगी, आप सबकी दुआएं होती हैं साथ में, वो सब मिलके एक साथ काम करती हैं तो एक जज्बा बना रहता है। बट मुझे 50 मीटर की वजह से वापस आना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। मेरे सिरपा ने डिसीज़न लिया कि अगर आगे जाएगी 50 मीटर की वजह से तो 2 घंटे हमें लग जाएंगे कम से कम, और 2 घंटे का ऑक्सीजन तेरे पास नहीं है। मैंने पहली बार ज़िंदगी में महसूस किया था कि मेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं थी और मैंने बोला था दाई मैं ऐसे नहीं जा सकती। 4 साल लगे मुझे। मैं सोच नहीं सकती कि मेरे लिए 35 लाख रुपए इकट्ठा करना कितना मुश्किल है। 4 साल में 35 लाख रुपए इकट्ठे हुए और हर उस बंदे ने हेल्प करी मेरी। किसी बच्चे ने मेरे को 11 रुपए डोनेट करे और बोला दीदी आप अपना सपना पूरा करो। कैसे भूल सकती हूँ मैं उस चीज़ को। जब मैं वापस आ रही थी और वो मुझे वापस लेके आ रहा था, मैं हर एक कदम पे उसको बोल रही थी कि दाई मैं ऐसे नहीं जा सकती, आप ऐसा मत करो, ऐसे वापस नहीं जा सकती, ऐसे वापस जाने के लिए मैं नहीं आई हूँ इतनी दूर। बट जब बात सांसों पे आ रही हो ना और आप एक एक सांस पे अगर चल रहे हो तो आपके पास कोई चारा नहीं रहता। फिर वो
बड़ी रकम भी बहुत छोटी बन गई और मुझे वो वापस लेके आया। जहाँ मुझे वापस आने में 4 घंटे लगते, वहाँ मुझे 10.5 घंटे लगे, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मैं ऐसे वापस नहीं जा सकती हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ सफ़र किया है। एक लड़की जब अपने घर से बाहर कदम रखती है तो उसकी पहली जंग अपनी परिवार से होती है, फिर समाज से होती है, फिर उसके आसपास जितना भी सर्कल होता है, उसके दोस्त होते हैं, उसके और बड़े समझाने वाले होते हैं। हर एक लड़की हर एक स्टेप पे फाइट करती है और मैं ऐसे नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी तो किस मुंह से जाऊंगी? जब मैं घर वापस आई तो 3 महीने डिप्रेशन में रही। मैं वो घर का एक कोना ढूंढ रही थी, जब लग रहा था कि मैं कहीं छिप जाऊं। मुझे नहीं ऐसा हो रहा था कि मैं उस जिसने मुझे 1 रुपया भी अगर डोनेट किया है तो मैं उसको फेस कैसे करूं, कैसे मिलूंगी उससे, कैसे नज़रें मिलाऊंगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 2017 के अंदर जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने ये सोचा था, जब ये लगा था कि अभी 35 लाख रुपए एवरेस्ट के लिए इकट्ठे करने हैं, तो सोचा था कि मेरा सपना नहीं होगा। मैं जर्नी जी सकती हूँ, बट ये आप में से बैठी हर एक उस रीना का होगा जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, बट सपना देखा है तो उसके लिए हर एक स्टेप पे लड़ सकती है, हर एक उस चीज़ के लिए हिम्मत होगी। और मैं आज भी यही चीज़ बोलती हूँ कि वो मेरा सपना नहीं है, हम सबका सपना है वो। ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपने बड़ा सपना देखा है तो उसके लिए उतना ही आपको सोचना पड़ेगा और उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, और वो जज्बा और वो जुनून आपके पास होना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं कि अर्जुन का फोकस कितना अच्छा था कि उसने आँख में तीर लगाया, वो फोकस बहुत ज़रूरी है। और 2024 में जब मैं फंडिंग के लिए जूझ रही थी तो MS भाई से मैं मिली थी और उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। कई बार क्या होता है कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते, बट आपके जब बड़े आपके साथ में खड़े हैं तो बहुत हिम्मत मिलती है। MS भाई भी उसी तरह है, उन्होंने भी बहुत अच्छा साथ दिया। उन्होंने जितना भी हो पाया उतना मुझे साथ दिया, पब्लिक मीडिया से और रील डाल के जितने भी उनके प्रोग्राम होते हैं वो मेरे को मैसेज भेजते थे और उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा। और उसी साथ में मेरे गांव से अनिल भैया जुड़े, मेरे गांव मेरा साथ में खड़ा था। 2024 में जो फंडिंग हुई मेरी एवरेस्ट की, वो मेरे पूरे गांव ने करी और हाथ रखा सिर के ऊपर कि सिर्फ पैसे की वजह से तेरा सपना नहीं रुकेगा। और मैं कहती हूँ ये हर उस गांव में होता है। जो गांव का भाईचारा है वो आज भी इतना ही मजबूत है, बट आपके सपने में वो जान होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि आपके माँ बाप अंधे मतलब आंख बंद करके आप पे भरोसा करें। मैं आज सिर्फ ये इसलिए बोल रही हूँ मेरी छोटी बहनों को कि सच में जब आप कुछ करते हो तो माँ बाप का सीना चौड़ा होना चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है। अगर उन्होंने जन्म दिया है, चाहे वो किसी भी तरीके, मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर हमने गरीब परिवार में जन्म लिया है तो लेकिन हम गरीब परिवार में मर नहीं सकते। अगर मर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कमी है, हमने उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है और वो कमी को जानना बहुत ज़रूरी है। आज आपके पास मौका है, आप पढ़ रहे हो। जब हम शुरू में स्टार्टिंग में ही पहली क्लास से पढ़ते हैं और उसके बाद 12वीं तक पढ़ते हैं तो स्टेप टू स्टेप चढ़ना ज़रूरी है। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो आप बाहर दोस्त ढूंढने की बजाय अपनी माँ को दोस्त बनाओ, वो एक रीढ़ की हड्डी की तरह आपका काम करेगी और हर एक उस डिसीज़न में आपका साथ देगी। हम नहीं समझ सकते कई बार, लेकिन वो समझ सकते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने अपनी उम्र निकाल रखी है इस समाज के अंदर।
हमारे पास इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन हमारी मातृ शक्ति के अंदर वो शक्ति है कि वो हमें रास्ता दिखा सके। अगर मैं 2023 में फेलियर हुई, मैं 50 मीटर से वापस आई, उसके बाद अगर मेरी माँ ने मुझे संभाला ना होता तो शायद मैं 24 के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की सबसे चौथी ऊंची चोटी 20 घंटे के अंदर क्लाइम नहीं कर पाती और एक नेशनल रिकॉर्ड ना बना पाती। तो माँ बाप के साथ में बैठना बहुत ज़रूरी है। आजकल 15 सेकंड की रील का टाइम आ गया है और उसमें हम घंटों लगा देते हैं। हर तरीके का ज्ञान मिलता है। अगर वही ज्ञान हम अपने चाचा ताऊ, अपने दादा दादी और माँ बाप के साथ में अगर बैठ के बिताएंगे तो मैं कहती हूँ कि 1 घंटा भी अगर आपने बिता लिया ना, तो उन्होंने 2 ऐसी बात बोल देनी है जो हमारी ज़िंदगी भर काम आएगी। और वो ज्ञान आपको इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा या फेसबुक पे नहीं मिलेगा, जितना हमारा सोशल हम टाइम देते रहते हैं। और मैं अपनी मातृशक्ति से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि माना कि आज डिजिटल का ज़माना है, फ़ोन आ गए हैं, बट आप भी बच्चों के साथ में बैठा करो। हमारे पास, मैं वही फिर से बोल रही हूँ कि हमारे पास वो सोचने समझने की शक्ति नहीं है। आपने तो उम्र निकाल दी, आप समझा सकते हो। आप अपने बच्चे की बॉडी लैंग्वेज समझा के, उसकी बातों से ही आपको पता चल जाता है। मैं तो ये मानती हूँ कि मेरी मम्मी, अगर मैं कोई बात कर रही हूँ तो मेरी मम्मी को समझ आ जाता है कि मेरी बेटी किस तरीके की बात कर रही है। और मेरी माँ में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है उस चीज़ का। आप अलग नहीं हो, आप भी मेरी माँ हो। आप मुझे किसी भी रूप में समझा सकते हो। तो क्यों ना अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दें। और एक चीज़ और, अभी जब मेरा नेशनल रिकॉर्ड बना तो मैंने हरियाणवी ड्रेस में अपने हरियाणा को प्रेजेंट किया, सिर्फ इसीलिए कि हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, कितना ही अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर ले, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आज बच्चे में अपने घर की नींव हैं, वो हमारी जड़ें हैं। क्यों ना हम उन जड़ों को मजबूती दें। और जब हम मजबूती देंगे तभी तो हमारे समाज से ये नशा निकलेगा ना। क्यों जाएंगे हमारे बच्चे, क्यों हम इस चीज़ को बढ़ावा देंगे। कहीं ना कहीं हम जो गैप क्रिएट कर रहे हैं उस चीज़ को, क्यों ना उस चीज़ को फील किया जाए। अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करें। और एक लाइन में लास्ट में बोलूँगी कि अगर नशा करना है तो कुछ ऐसा नशा करो जिससे माँ बाप की छाती चौड़ी हो और अपने गांव का नाम रोशन हो और अपने देश का नाम रोशन हो। और कल 15 अगस्त हम मना रहे हैं। कितने सारे भाई शहीद हुए होंगे, तब जाके आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये खुली हवा में जो हमारा सांस लेने के लिए, मतलब जो हमारे भाइयों ने अपनी प्राण न्यौछावर किए हैं, उनका मान सम्मान करें और उसी को जहन में रखते हुए देश के लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे देश का नाम रोशन हो और हमारे उन भाइयों को भी प्राउड फील हो। और बहुत अच्छे से हम ऐसे ही हर एक उस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। और 15 अगस्त तो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जब हम जय हिंद बोलते हैं ना, और जब मैं किसी भी ऊंची चोटी पे, चाहे वो 6000 की हो, चाहे वो 7000 की हो, चाहे वो 8000 की हो, और अभी तो मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा लहराया है। जब भी मेरा देश का झंडा मेरे हाथ में होता है और मैं सबसे ऊंची चोटी पे होती हूँ तो एक एक रोंगटा खड़ा होता है। और उस रोंगटे का मैं ये बोलती हूँ कि एक एक रोम जब खड़ा होता है ना, तो ऐसे ही प्राउड मोमेंट क्यों ना हम पेरेंट्स को दे। भैया ने एक चीज़ बोली कि मुझे मेरे गांव के नाम से जाना जाता है। मैं मानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का छोटा सा पॉइंट, 1.1% मेरी ज़िंदगी सफल होगी, क्योंकि मैंने मात्र जो मेरी जन्मभूमि है उसके लिए मैं कुछ कर पाई।
और आज छोटे भाई बहनों को भी यही कहना चाहूँगी, मेरा सफल हो जाएगा अगर यही जज्बा और यही जुनून की एक किरण आपके पास रहेगी। तो कोई ऐसा काम करो जिससे आपके नाम से भी आपका गांव जाना जाए और भारत देश में भी पता चले कि ढाणी बादशाहपुर से भी एक लड़का है। कितने ऐसे अभी ओलंपिक चल रहा था, तो नीरज भाई को भी आप जानते होंगे, मनु दीदी को भी आप जानते होंगे। कितना कितना प्राउड फील होता है ना हमें। हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक गलत रास्ता है, एक सही रास्ता है जिस पे हर टाइम आपको लड़ना पड़ेगा, बट लास्ट में जीत आपकी होगी। तो क्यों ना उस जीत के लिए काम किया जाए। और MS भाई का मैं जितना भी धन्यवाद करना चाहूँ उतना कम है। ये सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक नशा, आज हमारे अगर युवा की बात करूं, मैं अपने भाइयों की बात करूं, तो आधे से ज़्यादा ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा युवा तो मेरा खेल कूद में या स्पोर्ट्स की बजाय नशे में ही रहता है। अरे नशा करना है तो फिर ऐसा करो ना, जैसे मतलब माँ बाप से मिलो तो नज़रें झुके ना, नज़रों से नज़रें मिला के बात करो। और भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं। कई बार बहुत गाइडेंस की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई रोकना मत, कंटिन्यूसली करते रहो और ऐसे ही हमारे बीच में रह के इंस्पायर करते रहो। बच्चों को कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। और एक बच्चा भी अगर यहाँ से निकल गया ऐसा, तो शायद हमारा ये जो मोटो अभियान जो आपने चला रखा है ये कामयाब हो जाएगा। थैंक यू बहन जी। लेकिन ना जोरदार क्लैपिंग कर दो भाई एक बार। और भाई 100 रुपये आए थे बहन जी ने, बहन जी 1 मिनट के लिए आ जाओ यहीं, जोरदार क्लैपिंग कर दो। बहन जी ने भी 100 रुपये आए थे, ताऊ जी दे गया था। और भाई देखो, अच्छी कौन कहता है कि बुरी बुरी बातों के लिए बहुत सारा टाइम है। बहन जी ने